तो बंगाल में दीदी की तैयारी और वहां से देश भर में वो निशाना साधेंगी, अपना वर्चस्व दिखाएंगी, साथ ही अपनी छाप छोड़ने की आज कोशिश करेंगी और साथ ही दिल्ली में बीजेपी की तरफ से होगा प्रदर्शन। इसी पर करेंगे चर्चा। क्या राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने जा रही हैं दीदी और बीजेपी के लिए क्या ये बड़ी चुनौती होने वाली है 2024 में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जयराम विप्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी शुभंकर भट्टाचार्य लीडर तृणमूल कांग्रेस, और साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही कुमार गौरव बीजेपी से, माफ कीजिएगा, कुमार गौरव राजघाट से हमारे साथ मौजूद हैं, और मनोज पांडे कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। सभी के पास एक एक करके आपको लिए चलेंगे, चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। राजीव, आज का ये दिन जमीनी स्तर के हिसाब से मैं देखूं तो कितना महत्वपूर्ण है? दीदी क्या राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने जा रही हैं? देखिए विपनेश, सबसे पहले बात शुरू करते हैं 21 जुलाई की। 1993 में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने जो प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन था इसलिए कि वोटर आईडी कार्ड, वो कहती थी सचित्र, जिसपे फोटो लगा हो वैसा आईडी कार्ड बने, क्योंकि वाम मोर्चा सरकार बहुत धन बल का या जिस तरह जन बल का इस्तेमाल करके चुनाव जीतती है, वो मांग उनकी पूरी। देखिए आजकल वोटर आईडी कार्ड फोटो लगा हुआ, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, मांग उनकी वो थी। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के साथ जो लोग आंदोलन कर रहे थे, गोली चली, 13 लोग मरे थे, वो शहीद दिवस के तौर पर मनाती हैं। एक संदेश देती है कि जो उनके साथ संघर्ष में कार्यकर्ता शामिल होगा उसको वो भूलती नहीं है। पिछले साल कोरोना में इसको सांकेतिक वो भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त जीत हासिल उन्होंने की है, तो इस मौके को दूसरे तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उनके भतीजे अभिषेक ने यह कहा था कि अब 1 महीने के भीतर फुटप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा कि टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को कैसे स्थापित करेगी। सवाल यह है कि ममता बनर्जी के राष्ट्रीय जो महत्वाकांक्षाएं हैं पश्चिम बंगाल को तीसरी बार जीतने के बाद, वो किसी भी राजनेता में होगी, लेकिन इसमें बीजेपी को दिक्कत से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को दिक्कत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि प्रमुख विपक्षी दल है, तमाम देश के कोनों में कमजोर होती जा रही है। ऐसे में क्षेत्रीय छत्रप शरद पवार और ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में एक मुकाम हासिल करने की फिराक में है। ममता बनर्जी 21 जुलाई को जो ये संबोधन कर रही है, शहीद दिवस है, ये बंगाल की राजनीति का मामला है। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश के बनारस, आजमगढ़, लखनऊ, बरेली और मिर्जापुर, इसमें आजमगढ़ मिर्जापुर क्यों छाटा गया, जहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, और हिंदी भाषा भाषी जो क्षेत्र है, जो राज्य है, वहां पर हिंदी भाषा में अनुवाद करके ममता बनर्जी के को सुनाया जाएगा। इसी तरह तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात के 32 जिलों में आज बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, जहां पर गुजराती भाषा में ममता बनर्जी का ये भाषण दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ममता बनर्जी आज के भाषण में मोदी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी पर करारा हमला बोलेंगी और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भारत में अगर इस वक्त की राजनीति में कोई आदमी सीधे सीधे संघर्ष कर सकता है, जो आदमी सीधे सीधे चुनौती दे सकता है, जो आदमी सीधे मैदान में लड़ाई लड़ सकता है, उसका नाम ममता बनर्जी है। पिछले दिनों आप पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अकेले ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी शिकस्त कैसी दी है। ऐसे ही हाल में पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो इतने बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकराने वाली कोई नेता इस तरह से मजबूत होकर के नहीं उभरी है। ममता बनर्जी इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है। ये बात अलग है, जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें कम होंगी, विपक्ष के नेताओं में ज्यादा होंगी ममता बनर्जी के इस रुख से। और बताया ये भी जा रहा है कि 25 जुलाई को ममता बनर्जी दिल्ली का दौरा करेंगी, उस दौरान विपक्ष के नेताओं से बातचीत का भी उनका कार्यक्रम है। बिल्कुल, और बल बंगाल की जीत से भी दीदी को मिला है। राजीव, मैं दोबारा लौटूंगी तो 2019 में जो तमाम विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, मंच पर साथ दिखाई दिए थे, उसके बारे में आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आपको राजघाट लिए चले, उससे पहले कोलकाता की तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि आज तैयारियां कैसी की गई हैं। मनोज, ओवर टू यू, जरा तस्वीर दिखाइए तैयारियों की।
जी देखिए विपनेश, इस समय मौजूद है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो ये आवास है काली घाट, और हम काली घाट का दिखाएंगे किस तरह से नाराज है। ये देखिए पूरा का पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, और चारों तरफ देखे ये टीएमसी का जो फ्लैग है, ममता बनर्जी का जो गली है, हालांकि पुलिस के जो जवान हैं अंदर नहीं जाने दे रहे किसी मीडिया कर्मी के लिए, और जो भी है उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है, सबकी बाकायदा चेकिंग हो रही है। और देख सकते हैं कि दूर तक हमारे जितना दिख रहा है, दीदी का घर सामने दिख रहा है, और वहां पे बाकायदा पूरी फ्लैग लगाया गया है और पूरी तैयारी किया गया है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर से ही 2 बजे आज जो वर्चुअली जो मीटिंग है वो उनकी शुरुआत होगी। तो कह सकते हैं कि जो पहली बार इस तरह का है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बंगाल को तो संबोधित करेंगी, और 2024 का इनका पूरा तरह से लक्ष्य है। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले जो प्रशांत किशोर थे दिल्ली गए थे, सोनिया गांधी से और जो विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी, और कहीं ना कहीं दीदी इस चीज को अपने आगे बढ़ाना चाह रही है। और आज देखे क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है, और बाकी देखे जहां पे बीजेपी शासक राज्य है वहां पे जो इनका वर्चुअली जो मीटिंग है एलईडी लगाए गए हैं, प्रसारण होगा, और वहीं पे उन्हीं की भाषा में सभी जगह पे होगा। दीदी अब 25 तारीख को फिर दिल्ली जा रही हैं और सारे विपक्ष क्षेत्र के नेताओं को एकत्रित करेगी और उनके साथ मुलाकात करेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए आज का जो दिल है बहुत अहम है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो शहीद हुए थे जो 13 लोगों, उनके याद में दीदी पूरे देश को एक साथ में साधने की कोशिश कर रही है और सारे विपक्षी नेताओं को एक मंच में लाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बंगाल में 2019 की चुनाव हुई थी, उसके पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब ब्रिगेड में एक सभा में किया था, एक रैली किया था, वहां पे सारे विपक्षी नेताओं को एक मंच पे बुलाया था, और वही अब 2024 के लिए सारे विपक्षी नेताओं को एक साथ करना चाहती है। बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हैं, इस पर भी चर्चा आगे करेंगे, और तस्वीर में आगे और भी देखूंगी आपसे। तैयारियां बड़ी हैं क्योंकि देश भर में एक संदेश देने की आज दीदी कोशिश करेंगी। मैं लौट रही हूं आपके बाद, जल्दी से राजघाट की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, आपको अपडेट दे देते हैं। और कुमार गौरव, बीजेपी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त किसान घाट पे हूँ। कुछ खास तैयारियां यहाँ नहीं होती, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल बीजेपी के सांसद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में यहाँ पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे का सामूहिक विरोध प्रदर्शन जो होता है एक टोकन के तौर पे वो दिखाएंगे। क्योंकि उनके इसके पीछे उनकी बात यह है कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है और उनके 37 से 38 कार्यकर्ताओं की हत्या पोस्ट पोल वायलेंस में हुआ है। तो ये एक कोशिश है, यानी कि ममता बनर्जी उधर राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय क्षितिज पे छाने की तैयारी में है, तो पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक उनके उस जो मिशन है, जो उनकी कोशिश है, उस पे एक पलीता लगाने की कोशिश बंगाल बीजेपी की तरफ से जरूर की जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर का बीजेपी नेतृत्व यहाँ पे कोई नहीं होगा। बंगाल के नेतृत्व में बंगाल के जो बीजेपी के अध्यक्ष है दिलीप घोष और बाकी वहां के सांसद, उनके नेतृत्व में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी का दौर चलेगा। कुल मिलाकर आज जो ममता बनर्जी का कार्यक्रम है शहीद दिवस के मौके पर, वो पूरे देश में होना है। उसके काट के रूप में एक दिल्ली में एक कार्यक्रम के इस कार्यक्रम को आप उसके काट के तौर पे देख सकते हैं कि ये एक कोशिश है। हालांकि देखिए, जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी आज पूरे देश को संबोधित कर रही है और कहीं ना कहीं अपोजिशन में बंगाल चुनाव में जो बीजेपी को सफलता नहीं मिली, 200 प्लस 300 प्लस की वो बात करते थे, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। उसके बाद विपक्ष की सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी जरूर उभरी है। लेकिन कहा जाता है कि आप एक राज्य में है, दिल्ली अभी दूर है, लेकिन चुनाव भी अभी दूर है, और इसलिए ये जो तैयारी आप देख रही हैं, पूरे देश भर में ममता बनर्जी का भाषण होना है, बिल्कुल उसी तरह के ट्रेंड में हो रहा है जैसा कि जब शुरुआत में 2012-13 की बात करें तो नरेंद्र मोदी का होता था। उस वक्त भी उनके सलाहकार प्रशांत किशोर थे और अभी ममता बनर्जी के सलाहकार प्रशांत किशोर है। तो टेक्नोलॉजी और टर्म ऑलराइट, मैं लौट रही हूं आपके पास, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी, ये तैयारियां इतनी बड़ी हैं, मात्र बंगाल में नहीं तमाम राज्यों में कुछ संदेश, कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाएगी दीदी की तरफ से। तो सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं? सर देखिए, बात यह नहीं है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती कि नहीं, बात यह है कि क्या देश एक ऑल्टरनेटिव भी चाहता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, जब 2014 का जब चुनाव हुआ था, तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो इस बात पर बने थे कि भाई जो यूपीए गवर्नमेंट है उनकी खामियों को चल के और अपना जो हम क्या प्रॉमिसेस थी उनको उन्होंने बड़ा करके दिखाया था कि लार्जर देन लाइफ इमेज एक वो लेके आए थे। लेकिन 2019 के चुनाव में देखा गया कि उनका जो पूरा जो स्ट्रेटेजी था, जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी था, वो पूरा कन्वर्ट होके ये हो गया कि वो जो ऑपोजिशन को है उसको बदनाम करके उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, वो अपना काम नहीं बता पाए और ये सिलसिला फिर उसके बाद जारी रहा।
और इसी बात को जनता नकारती चली आई, क्योंकि 2019 तक ये हो गया कि भाई क्या पप्पू को वोट दोगे, ये करके वो जीत के आए थे कि भाई मेरा ऑल्टरनेटिव कौन है, ये चीख चीख के उन्होंने खुद पूछा था। तो आज के दिन में एक अगर ऑल्टरनेटिव अगर सामने आता है तो साहब मेरे ख्याल से इस देश को इस समय जरूरत है दैट इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 2019 में भी तो इमेज बना देते हैं। 2019 में भी तो ऑप्शन तलाशा गया था, फिर क्यों बिखर गए आप लोग? देखिए, मैं 2019 में ऑप्शन तलाशा गया था, उसमें हर एक पार्टी जो है अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है। कांग्रेस की अपनी एक विषय थी भाई, जब हम लोगों ने महागठबंधन की प्रस्तुति बार बार ममता बनर्जी करती आई कि एक विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, तब जाके कहीं जाके आप जनता की लड़ाई सही तरीके से लड़ सकेंगे। लेकिन शायद वो गठन में सबसे ज्यादा दिक्कत उन बड़ी पार्टियों को था जिनको लगा कि अरे उनके हाथ से जो है जो सत्ता का जो तार है, जो सत्ता की जो लगाम है वो छूट जाए। ये डर उन पार्टियों को लगता है जिनको हमेशा सत्ता में बने रहने की नशा चाहता रहा। लेकिन अब शायद देश समझ रहा है कि आज के दिन में एक बात बताइए, बंगाल में जो चुनाव हुआ वो चुनाव क्या बीजेपी वर्सेस टीएमसी था? जी नहीं, वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं था। क्या था? वो था बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी करके छोड़ा गया था। उसको इस तरीके से कर दिया गया था कि पूरी बीजेपी, उन्होंने पूरे कायनात एक करने की कोशिश की। शुभांकर जी, आती हूं आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद सवाल होगा जयराम विप्लव जी से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।